हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अपनी इस क्लास में मेसेल्सन एंड स्टार्क एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। दरअसल अभी तक हमें ये पता चल चुका था कि मोड ऑफ रेप्लिकेशन कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव। वाटसन और क्रिक ने जो अपना मॉडल दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, इस तरीके का बताया कि डीएनए कुछ इस तरीके से पाया जाता है, डबल हेलिकल मॉडल दिया था। और उन्होंने ये भी बताया था कि जो मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव होता है। ओके, अब ये सेमी कंजर्वेटिव मोड मैंने आपको बताया था कि जैसे यहाँ पर ये जब इसका रेप्लिकेशन होगा, डीएनए से डीएनए की कॉपी बनेगी, तो ये दोनों स्ट्रैंड पहले अलग हो जाते हैं। ये एक स्ट्रैंड हुआ, ये दूसरा स्ट्रैंड हुआ, और ये स्ट्रैंड काम करता है एज एन टेम्पलेट स्ट्रैंड, यानी जिसको रीड करके नए डीएनए की को सिंथेसाइज किया जाता है, उसको हम टेम्पलेट बोलेंगे। चलिए इसको हम टी से ऐसे लिख देते हैं, टी फॉर टेम्पलेट, या टी ना करके आप इसको ओल्ड समझिए, ये ओल्ड डीएनए थ्रेड है। तो जब ये सेमी कंजर्वेटिव मोड में ये होता है कि जब इसका रेप्लिकेशन हो रहा है डीएनए का, तो इसके दोनों स्ट्रैंड पहले डीनेचर होते हैं, अलग हो जाते हैं। उसके बाद इसी स्ट्रैंड को रीड करके नया स्ट्रैंड इस तरीके से बन रहा होता है। अपने पुराने लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इसको कि इस तरीके से यहाँ पर इवेंट होते हैं। तो आपने यहाँ देखा कि एक मॉलिक्यूल ऑफ डबल हेलिक्स में आप देखोगे कि यहाँ पर 50% जो है ये न्यू स्ट्रैंड है और 50% ओल्ड स्ट्रैंड है। तो जो पेरेंटल डीएनए है वो 50% कंजर्व है, यानी आधा कंजर्व है, यानी हम सेमी कंजर्व कह सकते हैं। दैट्स वाई सच टाइप ऑफ मोड ऑफ रेप्लिकेशन इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव। ये हमने पढ़ा था, हालांकि डिस्पर्सिव भी पढ़ा था, कंजर्वेटिव भी पढ़ा था, लेकिन बाद में ये एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया गया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है बेसिकली वो सेमी कंजर्वेटिव ही होता है। और इस कंक्लूजन को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया मैथ्यू मेसेल्सन एंड स्टार्क ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू। आइए आज उस एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं जिसने ये कंफर्म कर दिया कि मोड ऑफ रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। ओके, तो मेसेल्सन और स्टार्क एक्सपेरिमेंट में क्या यूज किया गया? वही पुराना अपना ई कोलाई बैक्टीरिया यूज किया इन्होंने, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक यूज करी, दैट इज डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ई कोलाई तो आप जान रहे हो एक बैक्टीरियम है जिस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। सबसे पहले हम इस डेंसिटी ग्रेडियंट को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इस टेक्निक को समझ लेने के बाद ही हमें एक्सपेरिमेंट अपना सही से समझ में आएगा। इतना क्लियर है? चलिए जी, अब मैं शुरू करता हूँ। ये मान लीजिए हमारे पास ये 3 सबस्टेंस हैं, ए, बी और सी। इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है इनकी डेंसिटी के। किसके? इनकी डेंसिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा हुआ है, यानी ए की डेंसिटी सबसे ज़्यादा, बी की उससे कम और सी की सबसे कम है। इज दैट क्लियर? अब देखिए, मान लीजिए कोई सोल्यूशन है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में सीजियम क्लोराइड के सोल्यूशन को यूज़ किया गया था। मान लीजिए ये सीजियम क्लोराइड का एक सोल्यूशन है जो एक टेस्ट ट्यूब में भरा हुआ है। ये सीजियम क्लोराइड का सोल्यूशन है जो हमने भर दिया कहाँ पर? एक टेस्ट ट्यूब में, CaCl। इतनी बात क्लियर हो गई? अब इस टेस्ट ट्यूब को, जो कि फुलफिल है सीजियम क्लोराइड से, इसको हमने सेंट्रीफ्यूग कर दिया। क्या कर दिया? सेंट्रीफ्यूग। सेंट्रीफ्यूग का मतलब होता है हाई आरपीएम पे, रेवोल्यूशन पर मिनट पर इसको एक इक्विपमेंट है उसमें रिवोल्यूट कराया जाता है, जिससे होगा क्या? एक समय बाद आपको ऐसा नज़र आएगा कि ये जो टेस्ट ट्यूब है आपकी, जिसमें आपने सीजियम क्लोराइड के सॉल्यूशन भरे हुए थे, उसमें अलग अलग डेंसिटी के स्ट्रेटा बन जाएंगे, लेयर्स बन जाएंगी। आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन जब ये हाई रेवोल्यूशन पर मिनट पे मतलब हाई रेवोल्यूशन के साथ मूव करेगा,
तो जो सब थोड़ा बहुत भारी चीज़ें होंगी वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी, उससे हल्की उससे ऊपर और सबसे हल्की सबसे ऊपर। तो इस तरीके से इस पूरे टेस्ट ट्यूब में एक चीज़ आपको नज़र आएगी कि इस सीजियम क्लोराइड का जो आपने सोल्यूशन लिया था, सबसे जो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे कि इस टेस्ट ट्यूब में जैसे हम ऊपर से नीचे मूव करेंगे, डेंसिटी इंक्रीज कर रही होती है, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा सीजियम क्लोराइड का, यहाँ पर उससे कम, सबसे ऊपर सबसे कम। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, अगर हम इन्हीं सबस्टेंसेस को यहाँ पर डालें तो ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे भारी, जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, वो नीचे आके सेटल डाउन होगा। ए से जो हल्का होगा, जिसकी डेंसिटी ए से कम होगी, वो अपने कम डेंसिटी वाले रीजन में आके सेटल डाउन होगा। और जिसकी सबसे कम होगी डेंसिटी, वो इस ऊपर वाले रीजन में आके ऐसे लोकेट हो जाएगा। यानी हुआ क्या, यहाँ पर डिफरेंट डेंसिटीज के बेसिस पर ये तीनों सबस्टेंस अब अलग अलग स्ट्रेटा में सेटल डाउन हुए, है ना। बात वही हुई ना कि मान लीजिए ये वाटर है, इसमें कोई चीज़ अगर आधी डूबी हुई है ना, या ऊपर फ्लोट कर रही है या डूब गई है, इसका क्या मतलब निकलता है। अगर इस सबस्टेंस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है, वो तो एकदम नीचे जो है डूब जाएगी, इक्वल है तो आधी डूबी होगी, और कम है तो ऊपर फ्लोट करती रहेगी। तो कुछ ऐसा ही कंसेप्ट यहाँ पर है। एक्चुअली आर्किमिडीज प्रिंसिपल की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपने पहले पढ़ा होगा। तो मैंने आपसे क्या कहा कि CaCl जो यहाँ पर हमने सोल्यूशन लिया है सीजियम क्लोराइड का, अगर उसको हम सेंट्रीफ्यूग कर देते हैं तो हमें टेस्ट ट्यूब में ऊपर से नीचे डिफरेंट डेंसिटी का एक ग्रेडियंट मिल जाएगा, डिफरेंस मिल जाएगा। ग्रेडियंट वर्ड यहाँ यूज़ किया गया था लास्ट जितने भी लेक्चर, उसमें ज़रूर आपको पता होगा ग्रेडियंट के बारे में। तो एक यहाँ पर आप कह सकते हैं ना कि जब सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद सीजियम क्लोराइड जो भरा हुआ है इस टेस्ट ट्यूब में, यहाँ पर डेंसिटी ग्रेडियंट डेवलप हो गए हैं, और इसी डेंसिटी के हिसाब से अगर इसमें कोई सबस्टेंस डिप किया जाए तो वो डिफरेंट लेवल पर सेटल डाउन होगा। इतनी बात क्लियर है। एक्चुअली यही है क्या, डेंसिटी से रिलेटेड सेंट्रीफ्यूगेशन, डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, जिसको आधार मानकर इस एक्सपेरिमेंट को समझा गया। अब आइए और बातें कर लेते हैं। एक्चुअली इस इकोलाई के अलावा डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक भी यूज़ की गई, साथ साथ ही यहाँ पर 2 नाइट्रोजन के सोर्स यूज़ किए गए। और नाइट्रोजन सोर्स में इन्होंने क्या यूज़ किया, NH4Cl। NH4Cl में आप नाइट्रोजन देख रहे हो, और यहाँ पर 2 टाइप के नाइट्रोजन यूज़ किए गए। एक जो नॉर्मल आइसोटोप है, दैट इज 14N यूज़ किया गया, और एक दूसरा यूज़ किया दैट इज 15N। मीन्स व्हाट, ये जो 15N है इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हैवी होगा ना। और 14 जो है वो नॉर्मल आइसोटोप है, इसका जो है इसकी डेंसिटी कम है, तो ये लाइट होगा। इतनी बात क्लियर है। अब अगर हमारे पास डीएनए है, डीएनए के थ्रेड हैं, और ये हम मान लीजिए ये एक डीएनए है जिसमें न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए जो नाइट्रोजन यूज हुआ है वो N15 वाला है, फर्स्ट सैंपल। ये जो डीएनए थ्रेड आपको दिख रहा है डबल हेलिक्स, इसमें जो नाइट्रोजन यूज हुआ है न्यूक्लियोटाइड्स में वो कौन सा है, N15 है। एक हमारे पास दूसरा डीएनए मॉलिक्यूल है जिसमें नाइट्रोजन जो यूज किया गया है इन न्यूक्लियोटाइड वो कैसा है, N14 वाला है, सैंपल नंबर 2। ओके। और
जो तीसरा हमने यूज किया है वो मॉलिक्यूल हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ? हाइब्रिड का मतलब हुआ ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल जिसमें एक स्ट्रैंड N15 वाला है और दूसरा N14 वाला है। सैंपल नंबर 3। इज दैट क्लियर? अब इन तीनों सैंपल में आप अगर इन डीएनए की डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से पोजीशन पता करना चाहते हैं तो आपको ये पहले मान लेना पड़ेगा कि ये सबसे ज़्यादा भारी है, लाइट है, यानी डेंसिटी इसकी ज़्यादा है, और ये इसकी डेंसिटी इससे कम है N14 वाले की। और अगर हम तीसरे वाले की बात करें तो यहाँ ये कन्फर्म हो जा रहा है कि ये हाइब्रिड है। कैसा है? हाइब्रिड है। इसमें एक स्ट्रैंड N14 का है और एक N15 का है। ओके, तो अगर हम इस डेंसिटी ग्रेडियंट टेक्निक को यूज करें यहाँ पर, तो अगर हमें यहाँ पर ये नजर आएगा कि जो N15 डीएनए है, अलग अलग कलर से मैं दिखा रहा हूं, वो सबसे नीचे आपको यहां पर मिलेगा। जो N14 है वो सबसे ऊपर मिलेगा यहां पर बैंड उसका N14। और जो हाइब्रिड है, ये तो कंफर्म सी बात है, जो जिसमें N14 50% और N15 50% है, वो उसकी डेंसिटी दोनों के इंटरमीडिएट होगी। इट मीन्स व्हाट? यहां पर अगर हम देखें तो ये होगा हाइब्रिड डीएनए। यहां पर दोनों स्ट्रैंड आप देखिए N14 N14 के हैं। यहां पर आप देखेंगे तो दोनों स्ट्रैंड N15 N15 के हैं। और यहां पर देखेंगे तो एक N15 और एक N14 का है। तो आपको समझ में आया कि डिफरेंट डेंसिटी वाले डीएनए इस टेस्ट ट्यूब में डिफरेंट पोजीशन पर लोकेट होंगे। इसको हम डीएनए बैंडिंग पैटर्न बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? डीएनए का बैंडिंग पैटर्न। डिफरेंट बैंड्स ऑब्टेन हो रहे होते हैं जब हम किसी डीएनए मॉलिक्यूल के डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से उसके बैंड पता करते हैं। तो आई थिंक पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया। इसमें डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज की गई, 2 आइसोटोप यूज किए गए, एक नॉर्मल नाइट्रोजन का, एक 15 यानी हैवी नाइट्रोजन का। और मैंने आपको ये बताया कि डिफरेंट डेंसिटी ग्रेडियंट पर अलग अलग डीएनए के बैंड मिलेंगे। जो N15 वाला डीएनए बैंड है वो सबसे नीचे होगा, यानी उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। उसके ऊपर हाइब्रिड मिलेगा और सबसे ऊपर क्या मिलेगा? नॉर्मल आइसोटोप वाला जो डीएनए है, यानी N14 वाला। तो इसी के बैकग्राउंड में हमें पूरा एक्सपेरिमेंट समझना है। मैं स्क्रीन को रब कर देता हूं। आइए दोस्तों, अब समझ लेते हैं कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया गया। यहां पर ई कोलाई बैक्टीरिया को यूज किया गया, 2 नाइट्रोजन के आइसोटोप यूज किए गए। तो सीधे शुरू करते हैं हम लोग। मिचेल्सन और स्टार्क ने किया गया कि पहले एक मीडियम तैयार किया जिसमें N15 यानी नाइट्रोजन का सोर्स कौन था? N15। उस मीडियम में ई कोलाई को ग्रो कराया मेनी जनरेशन। कितने जनरेशन? कई बार रेप्लिकेशन होने दिया। तो N15 मीडियम में ई कोलाई की सेल्स को कई सारी जनरेशन तक ग्रो करने दिया। दरअसल मैं इस एक्सपेरिमेंट को आपको बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं। आप ये लेक्चर पढ़िएगा, फिर अपनी एनसीईआरटी पढ़िएगा। मैंने कहा ई कोलाई को सबसे पहले N15 मीडियम में कई जनरेशन तक ग्रो कराया गया और ये मान लिया गया कि अब इस डीएनए में जो भी नाइट्रोजन होगा वो कौन वाला होगा? N15 वाला होगा। भाई ये जब डीएनए ये ई कोलाई रेप्लिकेट करेंगे, एक स्ट्रैंड से दूसरा स्ट्रैंड बनेगा, तो उनको नाइट्रोजन जहां अगर चाहिए होगा वो कहां से लेंगे? वो अपने सराउंडिंग मीडियम से ही तो लेंगे। और सराउंडिंग मीडियम में कौन सा नाइट्रोजन है? 15 वाला। तो कई जनरेशन बाद ये मान लिया गया कि इस सभी इन ई कोलाई के पास जितना भी डीएनए है वो कैसा है? N15 वाला। तो चलिए ठीक है, ये हम मान लेते हैं
ये डीएनए है जिसमें दोनों स्ट्रैंड कैसे हैं, N15 N15। इतनी बात क्लियर है इसका, है ना। डीएनए इसका चेक किया गया होगा डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से। तो चलिए हम एक टेस्ट ट्यूब इधर बना लेते हैं, बड़ी सी यहाँ बना लेते हैं। एक टेस्ट ट्यूब हमने बना लिया ऐसे, जिसमें सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन भरा होगा और डिफरेंट मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद डिफरेंट डेंसिटी ग्रेडियंट यहाँ पर डेवलप हुआ होगा। तो अगर हम इस N15 वाले डीएनए को इस टेस्ट ट्यूब में जहाँ पर सीजियम क्लोराइड भरा हुआ है यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो इसका बैंड हमें कहाँ मिलेगा? ऑब्वियस बात है सबसे नीचे मिलेगा। ये है बैंड किसका? N15 वाले का। और ये मान लीजिए यहाँ पर दोनों स्ट्रैंड कैसे हैं, N15 N15। इतनी बात सही है। अब फिर क्या किया गया, यहाँ से एक इकोलाई सेल को लिया गया, सिंगल इकोलाई सेल को। ये सिंगल इकोलाई सेल है जिसमें ऑलरेडी N15 कंटेंट प्रेजेंट होगा। अब इस इकोलाई को ग्रो कराया गया N14 मीडियम में। किसमें कराया गया? N14 मीडियम में। कितने जनरेशन? एक जनरेशन, ठीक है। अब एक जनरेशन जब ग्रो कराया होगा तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, एक बार बाइनरी फिशन हुआ होगा तो एक डीएनए से कितने डीएनए बने होंगे? 2 डीएनए। तो यहाँ पर यही तो है ना, हम इसकी बात करें, यहाँ से एक इकोलाई को लिया तो इसके पास एक डीएनए था और इसको हमने N14 में ग्रो कराया। तो फिर किस तरीके से इसका रेप्लिकेशन होगा? 2 डीएनए ही बनेंगे ना भाई। एक बार बाइनरी फिशन हो रहा है तो एक बार में 2 सेल्स बनेंगी तो 2 डीएनए बनेगा। तो आपको ये भी पता है कि जब रेप्लिकेशन होता है तो दोनों स्ट्रैंड पहले अलग होते हैं। ये देखिए हमने इसको ऐसे अलग कर दिया है। आपको पता है कि ये पेरेंटल N15 डीएनए वाला स्ट्रैंड है। इतना क्लियर है ना? यही तो अलग होगा, दो, एक स्ट्रैंड इधर एक स्ट्रैंड इधर। अब ये वर्क करेगा एज एन टेम्पलेट, जिसको रीड करके नए डीएनए थ्रेड की सिंथेसिस यहाँ पर की जाएगी। तो उसके लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर उसके लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी तो नाइट्रोजन कहाँ से आएगा? ये इकोलाई नाइट्रोजन कहाँ से लेगी? ऑब्वियस सी बात है ना, इसी N14 वाले मीडियम से। तो यानी अब जितना भी डीएनए बनेगा वो N14 वाला बनेगा। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ये देखिए अब जो डीएनए बन रहा है N14 वाला बन रहा है, क्योंकि जो नया मटेरियल चाहिए होगा नाइट्रोजन का, है ना, वो कहाँ से लेगी ये बैक्टीरिया? अपने मीडियम से ना, जहाँ ग्रो कर रही है। और जहाँ ग्रो कर रही है वहाँ मीडियम कौन सा है? N14। तो एक स्ट्रैंड तो पेरेंटल रहेगा और दूसरा कौन सा बन जाएगा? N14। यानी अब आपके पास ये जो बन रहा है ये कैसा बन रहा है? डीएनए, हाइब्रिड डीएनए। और अगर इस डीएनए की हम डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से इसके बैंड ऑब्टेन करने की कोशिश करें तो ऑब्वियस सी बात है ये बैंड हमें यहाँ पर मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर मिलेगा क्योंकि इसके पास एक N14 है और दूसरा क्या है? N15 है। हाइब्रिड है ना, दिस इज द हाइब्रिड डीएनए, हाइब्रिड डीएनए। अब इसी इकोलाई को हमने एक जनरेशन और ग्रो कराया। इसी इकोलाई को हमने एक जनरेशन और ग्रो कराया और मीडियम क्या रखा? N14। कितना जनरेशन? 1 जनरेशन। यानी 20 मिनट्स की बात कर लें, 20 मिनट्स में ये जो इकोलाई है वो बाइनरी फिशन के थ्रू 2 सेल बना लेगी। तो फिर होगा क्या? इस इकोलाई को, जिसके पास इस तरह का डीएनए प्रेजेंट है, हाइब्रिड डीएनए, इसको हम अगर एक जनरेशन और N14 मीडियम में ग्रो कराएं तो हमें क्या मिलेगा? आप इस तरह से यहाँ देखिए, इन दोनों डीएनए का रेप्लिकेशन होगा
इन दोनों डीएनए का रेप्लिकेशन होगा और यहाँ पर दोनों स्ट्रैंड अलग होंगे। अब दोनों स्ट्रैंड को सबसे पहले अलग कर लेते हैं। ओके, ये देखिए एक स्ट्रैंड इसका इस तरीके से अलग हुआ टेम्पलेट, दूसरा वाला ये ग्रीन वाला जो कि N14 है ये अलग हुआ। यहाँ पर भी वही चीज़ होगी, एक स्ट्रैंड पुराना वाला दैट इज़ N15 वाला और एक स्ट्रैंड N14 वाला हुआ ना इस तरीके से। यानी अब ये 4 टेम्पलेट बन गए। अब इनके ऊपर जो नए डीएनए, इनको रीड करके जो नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा उसके लिए जो नाइट्रोजन चाहिए होगा वो कहाँ से मिलेगा? वो इसी मीडियम से मिलेगा ना, जहाँ पर आप इस ई कोलाई को एक जनरेशन के लिए ग्रो करा रहे हो। किस मीडियम में? N14। एक्चुअली ये NH4Cl मीडियम है जिसमें नाइट्रोजन कौन सा है? N14 वाला। सेम यहाँ पर भी ऐसे। ओके, तो फिर ये ई कोलाई जब अपने आप को रेप्लिकेट करेगी, जिसके पास हाइब्रिड डीएनए है, वो इस तरीके से देखिए एक एक स्ट्रैंड अलग हो गया, यानी टेम्पलेट अलग हो गया। इसके ऊपर नए डीएनए की सिंथेसिस होगी और नए डीएनए की जो सिंथेसिस होगी उसके लिए जो नाइट्रोजन चाहिए होगा वो ये बैक्टीरिया अपने मीडियम से ही लेगा। और मीडियम में कौन सा नाइट्रोजन प्रेजेंट है? N14 वाला। अब यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर से बनाते हैं N14, अब यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो हमारे पास क्या क्या मिला। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो डीएनए मिला वो N14 N15 मिला, यहाँ पर N14 मिला, यहाँ पर N15 N14 मिला, यहाँ पर N14 और N14 मिला। तो क्या कंक्लूजन मिला भाई यहाँ इस उससे? इतनी जनरेशन तक हमने ग्रो कराया, डीएनए के बैंड्स को देखे। अब इन सभी डीएनए को अगर हम एक साथ यहाँ पर रखते हैं डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन में, तो यहाँ पर आप देखिए N14 दो मिल गया है कि नहीं? प्योर N14 वाले 2 डीएनए मॉलिक्यूल मिले हैं और आपको 2 हाइब्रिड मिले हुए हैं। अगर हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको N14 वाला सबसे ऊपर यहाँ पर बैंड मिलेगा। तो एक्चुअली हर जनरेशन में किस नाइट्रोजन वाला डीएनए बन रहा है उसको सही से पता करने के लिए डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक अपनाई गई थी। अब यहाँ पर आप देखिए दोबारा समझते हैं। हमने शुरू में मीडियम क्या लिया? N15 लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ई कोलाई के अंदर जितना भी नाइट्रोजन है वो कौन सा है? N15 वाला। इस मॉलिक्यूल की जो ये डीएनए मॉलिक्यूल, इसके पास दोनों स्ट्रैंड कैसे थे? N15 वाले। इसमें से एक सिंगल ई कोलाई को 20 मिनट्स के लिए यानी एक जनरेशन के लिए ग्रो कराया। किस मीडियम में? N14 मीडियम में। तो आप देखिए N14 मीडियम में जब ग्रो कराया तो जब इसका रेप्लिकेशन होगा जो प्रीवियसली प्रेजेंट डीएनए है, तो दोनों थ्रेड रेड वाले यानी N15 वाले अलग हुए और नए डीएनए यहाँ पर बने। और ये जो नया डीएनए बना है N14 वाला, वो इसलिए बना है क्योंकि ये जो बैक्टीरिया यहाँ पर ग्रो हो रही है वो नाइट्रोजन कंटेंट के लिए किस पर डिपेंडेंट है? अपने सराउंडिंग मीडियम पे। और सराउंडिंग मीडियम में क्या है? N14 है। तो आपको ये समझ में आ गया कि पूरे तरीके से यहाँ पर अगर हम इसको माने कि शुरुआत में प्रेजेंट डीएनए N15 वाला वो प्योरली कहीं पर नहीं मिल रहा है, प्योरली कहीं नहीं मिल रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर हाइब्रिड मिल रहा है, 2 हाइब्रिड और 2 N14 वाले मिल रहे हैं। इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि आप ऐसे ही अगर इसको हम हज़ारों जनरेशन ऐसे कराएं फिर भी हमें N15 का प्योर फॉर्म नहीं मिलेगा जिस तरीके से यहाँ पर मिल रहा है। यानी पूरे तरीके से कंजर्व डीएनए का कोई भी मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो कैसा? आधा कंजर्व। आप देखिए ना, आधा कंजर्व है, रेड वाला आधा ही तो मिल रहा है ना। तो एक कंक्लूजन इससे निकलता है कि अगर हम इस मीडियम में कंटिन्यूअसली ऐसे ग्रो कराते रहें तो पेरेंटल डीएनए प्योर एकदम नहीं मिलने वाला है। कितना कंजर्व होगा? 50% कंजर्व होगा। दैट्स वाई इसको हम क्या बोल देते हैं? सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। और यही रिजल्ट तो आया था ना, वाटसन और किक ने जो बताया था, अपनी जो थियरी दी थी कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है, उसी को तो ये प्रूव कर रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें। जैसे आपसे कोई पूछ ले कि भाई अगर हम 5 जनरेशन तक ग्रो कराएं ऐसे ई कोलाई को जिसके पास, जैसे देखिए
मैं आपसे क्वेश्चन बोलता हूं कि अगर किसी ई कोलाई को, जिसका मीडियम कैसा है 14N, कैसा है 14N, और उसको 6 जनरेशन तक ग्रो कराया गया है ना N15 में, तो प्योर N14 कितने मिलेंगे? प्योर N14 कितने मिलेंगे आप सोच के बताइए। यहां पर देखिए N15 मीडियम में जो था ई कोलाई, उसको हमने N14 में 2 जनरेशन तक ग्रो कराया, क्या हमें कहीं प्योर मिला? केवल हैवी वाला मिला क्या? नहीं मिला ना। तो इसी तरीके से अगर हम 14N वाले ई कोलाई को 6 जनरेशन तक N15 में ग्रो कराएं, तो N14 वाला डीएनए हमें कहीं भी नहीं मिलेगा। मिलेगा कैसा? हाइब्रिड मिलेगा या फिर N15 का ही मिलेगा। देखिए आप, या तो हाइब्रिड मिल रहा है या फिर कैसा मिल रहा है 14 वाला मिल रहा है। जिस मीडियम में हमने ग्रो कराया बाद में, वो वाला प्योर मिलेगा। जिस मीडियम में वो नेचुरली प्रेजेंट था, वो वाला प्योर फॉर्म नहीं मिल रहा है। मीन्स व्हाट? वो वाला प्योर फॉर्म कैसा मिल रहा है आपको? हाइब्रिड। इस पूरे रेप्लिकेशन का जो रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर मैंने किया है, आपको एक चीज़ समझनी होगी, वो ये कि पेरेंटल डीएनए 50% हर डीएनए मॉलिक्यूल में कंजर्व हो रहा है, 50% नया टाइप का हो रहा है। यही था सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। इस वीडियो को एक बार आप देखिए, बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया गया है। उसके बाद अपने एनसीईआरटी को पढ़िए, और फिर इसके बाद कोई अगर डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको आज बिल्कुल ही समझ में आया होगा। थैंक यू।